नमस्कार दोस्तों, उड़ान IAS एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। उड़ान अकादमी द्वारा CGPSC मुख्य परीक्षा 2012 से 2018 के प्रश्नों के विश्लेषण की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। श्रृंखला के आज के इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र 4 का भाग 2 योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण का भाग है, जिसमें अधिकतम अंक 50 होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, 2018 से मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है। सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। अगर मैं गणित विषय की बात करूं तो 2017 मुख्य परीक्षा तक गणित विषय का अलग से एक प्रश्न पत्र होता था, प्रश्न पत्र क्रमांक 6, जिसमें अधिकतम अंक 200 थे। लेकिन 2018 मुख्य परीक्षा से गणित विषय को प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 में शामिल किया गया है, जिसमें अधिकतम अंक 50 हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल और आयतन, इन टॉपिक को अब सिलेबस से हटा दिया गया है। साथ ही साथ कंप्यूटर पर आधारित जो प्रश्न आते थे वो भी सिलेबस में अब शामिल नहीं है। तो इन टॉपिक पर जो भी प्रश्न 2012 से 2017 मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं, उन पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि इन टॉपिक से अब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में जो गणित विषय का सिलेबस है, उस पर 2012 से 2018 मुख्य परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक, आप देख सकते हैं सिलेबस को। अगर मैं प्रश्नों तथा अंकों के विवरण की बात करूं तो आपको पता होगा 2 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 6 प्रश्न होंगे, मतलब कुल अंक कितने हो गए? 12। अगर 4 अंक के प्रश्नों की बात करूं तो 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल अंक कितने हो गए? 12। अगर मैं 8 अंक के प्रश्नों की बात करूं तो 8 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल अंक कितने हो गए? 16। और 10 अंक के प्रश्न की बात करूं तो 2 प्रश्न आपके सामने दिया रहेगा, जिसमें से कोई भी एक प्रश्न आपको हल करना है, मतलब कुल अंक कितने हो गए? 10। 2 अंक के लिए शब्द सीमा होगी 30 शब्द, 4 अंक के लिए शब्द सीमा होगी 60 शब्द, 8 अंक के प्रश्न के लिए शब्द सीमा होगी 100 शब्द और 10 अंक के प्रश्न के लिए शब्द सीमा होगी 125 शब्द। ये आप देख पा रहे हैं प्रश्नों और अंकों का विवरण, ठीक। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। तो पहला टॉपिक है परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। चलिए इस पे आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए 2014 में प्रश्न पूछा गया यहां से 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। 2014 में एक और प्रश्न पूछा गया था, बार वाला प्रश्न। अगर मैं परिमेय संख्या से आए हुए प्रश्नों की बात करूं तो यहां से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो बार वाले प्रश्न होते हैं। बार वाले प्रश्न का मतलब जैसे 0.3 बार को P/Q के रूप में लिखिए, 0.67 बार को P/Q के रूप में लिखिए, 0.251 बार को P/Q के रूप में लिखिए। ये बार वाले प्रश्न हो गए। और दूसरा जो टाइप है यहां पे वो होगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन्हीं 2 टाइप से यहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे हैं 2014 में दोनों टाइप से यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं। 2015 में देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या से प्रश्न बना है। और आप देख सकते हैं 2016 में भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यहां से प्रश्न बना है। 2017 में देखिए 2017 में बार वाला प्रश्न बना है। तो लगभग हर साल यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न यहां से लगभग हर साल पूछा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए एक और प्रश्न पूछा गया है परिमेय संख्या से, यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं तथा a प्लस बी रूट 7 इक्वल टू 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये एक्चुअल में तो वर्गमूल चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको परिमेय संख्या में शामिल कर दिया गया है। ठीक, अगर परिमेय संख्या टॉपिक की बात करूं तो दो टाइप के ही प्रश्न बनेंगे यहां से, बार वाले प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, हर साल एक प्रश्न यहां से बना है, सारे प्रश्न जो बने हैं वो 2 अंक के होंगे। तो परिमेय संख्या से जो प्रश्न पूछे जाएंगे अधिकतम अंक उसमें 2 अंक होंगे, उससे अधिक का यहां पे प्रश्न नहीं बनेगा। तो आप दोनों वैरायटी के प्रश्नों को रेडी करिए, एक प्रश्न आपको मिलेगा ही यहां से। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात व समानुपात की परिभाषा, योगानुपात, अंतरानुपात, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात आदि व उनके अनुप्रयोग। अगर यहां से मैं बात करूं तो अनुपात के प्रश्न आप देखेंगे लगभग हर साल पूछे गए हैं। समानुपात के प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे हैं, पिछले 2-3 वर्षों से देखेंगे। अभी परिभाषा को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 50 अंक का पेपर होगा केवल मैथ्स का, तो वहां से परिभाषा वगैरह बहुत कम चांसेस है कि पूछे जाएंगी। चलिए देखते हैं, पहले अनुपात की बात करता हूं। तो देखिए 2013 में एक प्रश्न पूछा गया, x अनुपात y आपको दिया हुआ है, y अनुपात z आपको दिया हुआ है, तो x अनुपात y अनुपात z आपसे पूछ लिया है। ये देखिए 2 अंक का प्रश्न है ये। 2013 में ही दूसरा प्रश्न देखिए अनुपात का पूछा गया, तो आप देख पा रहे हैं 2013 के प्रश्न। आगे देखिए 2014 में पूछा गया था प्रश्न, 2015 में पूछा गया। लगभग हर साल यहां से प्रश्न बनेंगे, या तो वो बेसिक प्रश्न पूछेगा या थोड़े एडवांस लेवल के प्रश्न पूछेगा। बेसिक प्रश्न का मतलब क्या होगा, जैसे a अनुपात b दे दिया, b अनुपात c दे दिया, a b c का अनुपात पूछ लिया, या a अनुपात b दे दिया, b अनुपात c दे दिया, a अनुपात c पूछ लिया, या बेसिक प्रश्न में यह भी शामिल हो जाएगा। या एडवांस लेवल के प्रश्न में मतलब आपके सामने स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ जाएंगे, जहां से आप k मानते हैं और k की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अनुपात में भी 2 टाइप के प्रश्न बनेंगे, या तो बेसिक प्रश्न या थोड़े एडवांस लेवल के प्रश्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे 2015 में ही पूछा गया था यह प्रश्न भी। 48 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी 2 अनुपात 1 के अनुपात में है, इस मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाए। 2015 में पूछा गया। 2017 में देखिए पूछा गया अनुपात से प्रश्न। आगे देखिए 2018 में ये 2 प्रश्न अनुपात से पूछे गए थे, बहुत आसान प्रश्न थे। पिछले वर्ष की जो मुख्य परीक्षा हुई वहां से पूछे गए हैं ये प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है। आपके सामने a और b में एक रिलेशन दिया गया है और बोला है b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न भी आप देख पा रहे हैं। सारे प्रश्न ये जो हैं ये 2 अंक के प्रश्न हैं। तो आप परिमेय संख्या की बात करिए, वहां से भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अनुपात से भी 2 अंक के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समानुपात में आते हैं। देखिए अनुपात का एक और प्रश्न 2018 में 4 अंक का, मतलब 2018 मुख्य परीक्षा में अनुपात से 8 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। यही बात समझा रहा हूं मैं आपको, अनुपात से तो प्रश्न बनेंगे ही। ठीक, ये भी आसान सा ही प्रश्न है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं समानुपात में। तो समानुपात से देखिए पहले प्रश्न पूछे जाते थे। 2013 में देखिए प्रश्न पूछा गया है 2 अंक का, 2015 में पूछा गया है 2 अंक का प्रश्न। उसके बाद देखिए 2015 में ही 20 अंक का प्रश्न पूछा गया था, उसमें ये 4 प्रश्न शामिल थे। ठीक, तो पहले समानुपात से प्रश्न पूछे जाते थे, अब समानुपात से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। 2015 के बाद समानुपात से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये 2015 के 20 अंक का प्रश्न देख सकते हैं,
इससे पहले देखिए समानुपात से 2013 और 2015 के बाद से समानुपात से कोई भी प्रश्न नहीं बना है। 2016 मुख्य परीक्षा, 2017 मुख्य परीक्षा, 2018 मुख्य परीक्षा, कोई भी प्रश्न समानुपात से नहीं पूछा गया है। ठीक, जबकि 200 अंक का पेपर था 2016 मुख्य परीक्षा में और 2017 मुख्य परीक्षा में, उसके बाद भी समानुपात से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो 2018, 2019 आगे आने वाले वर्षों में भी समानुपात से प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, क्योंकि अब तो अंक भी कम हो चुके हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, वाणिज्य गणित। बैंकिंग में आपको बचत खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना देखनी है। 3 खातों के बारे में आपको पढ़ना है, उसमें बचत खाता, सेविंग अकाउंट, सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट, ये पढ़ना है। तो आप देखेंगे बैंकिंग से भी बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। बैंकिंग से केवल एक प्रश्न पूछा गया है 2014 में 4 अंक का, जो कि आवर्ती जमा खाता पर आधारित है। बाकी यहां से कभी भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ना तो बचत खाता से, ना तो सावधि जमा खाता से, ना तो आवर्ती जमा खाता से। केवल यह प्रश्न पूछा गया था 4 अंक का। यह प्रश्न भी बहुत विवाद का विषय था, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो स्पेस ही नहीं रहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्यों नहीं पूछे जाते, तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि वो करता क्या है, ब्याज वाला जो चैप्टर है, इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है, वहां से 8 अंक का एक प्रश्न पूछ लेता है। वो ब्याज में आपको पढ़ना क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो बैंकिंग से ना पूछ के ब्याज से पूछ लेता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिक्स करके 8 अंक का एक प्रश्न यहां से वो पूछ लेता है। इसीलिए बैंकिंग वाले चैप्टर से प्रश्न नहीं बन रहे हैं। 2014 में पूछा गया था, बाकी किसी भी वर्ष बैंकिंग से प्रश्न नहीं बने हैं। ठीक, तो बैंकिंग चैप्टर से प्रश्न आने की संभावना नहीं के बराबर होती है, लेकिन ब्याज वाले चैप्टर से 100% क्वेश्चन आता ही है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिक्स करके प्रश्न बनता है। चलिए अगला जो आपका टॉपिक है वो है आयकर की गणना। ठीक, आयकर की गणना में भी पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये 2012 में पूछा गया था 40 अंक का प्रश्न। वर्तमान में तो मैक्सिमम जो अंक हैं वो कितने हैं, 10 अंक हैं, लेकिन ये 2012 में पूछा गया था 40 अंक का प्रश्न। आगे देख सकते हैं आप, उसके लिए स्लैब बनाया गया है। बहुत बच्चों का यह भी डाउट होता है कि सर स्लैब देगा कि नहीं देगा, तो स्लैब आपको प्रश्न में देकर रखेगा, वो सारी बातें लिखेगा। ये देखिए 3% शिक्षा उपकर भी लिखा है वो, तो स्लैब तो आपको देकर रखेगा ही प्रश्न में। उसके बाद आप देख सकते हैं 2014 में पूछा गया था 20 अंक का प्रश्न। ये 2 प्रश्न केवल आयकर से बने हैं, आयकर से और कोई प्रश्न नहीं बना है। तो ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि आयकर से इस वर्ष प्रश्न आएगा, इस वर्ष प्रश्न आएगा, लेकिन आयकर से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। 2014 के बाद से 2015 मुख्य परीक्षा, 2016 मुख्य परीक्षा, 2017 मुख्य परीक्षा, 2018 मुख्य परीक्षा, किसी में भी आयकर का प्रश्न नहीं पूछा गया। लेकिन हर बार यह उम्मीद लगाई जाती है कि आयकर का प्रश्न तो इस वर्ष पूछेगा ही। ऐसा नहीं हुआ है। अगर आयकर का प्रश्न आया तो वो प्रश्न आपका 10 अंक का होगा, ये कंफर्म है। तो आयकर के प्रश्न को आप तैयार रखेंगे, आसान सा टॉपिक है। ठीक, अगर पूछा गया तो 10 अंक का पूछा जाएगा और आप 10 में 10 अंक यहां पे ला सकते हैं। तो रेडी करके रखेंगे आप आयकर के प्रश्न को। ऐसी उम्मीद हर साल लगा के रखे हैं कि आयकर आएगा, लेकिन नहीं पूछ रहा है आयोग। ठीक, हो सकता है इस बार पूछ ले, तो आप तैयार करेंगे आयकर के प्रश्न को। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक है यह है गुणनखंड। गुणनखंड में आपको बहुपद पर आधारित प्रश्न देखना है। यह भी केवल एक बार पूछा गया था 2014 में 8 अंक का। अब ये प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक, बहुपद पर आधारित प्रश्न था, ये 2014 में पूछा गया था।
उसके बाद से यहां से प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और एचसीएफ, ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ठीक, देखते हैं इसमें। देखिए 2015 में 2 अंक का प्रश्न पूछा गया था। 2017 में बहुत सारे प्रश्न आए यहां से। 2015 में 2 अंक का प्रश्न, देखिए 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था 2 अंक का, जिसमें भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालने को बोला था। ठीक, 2017 में ही 2 प्रश्न और पूछे गए। ये देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन था किसका, ये आप देख पा रहे हैं एचसीएफ का क्वेश्चन है। 2017 में 4 अंक का पूछा गया। ये देखिए एलसीएम का क्वेश्चन है, ये 2017 में ही 4 अंक का पूछा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि 2017 में यहां से 3 प्रश्न आए थे, कुल 10 अंक के प्रश्न। 4 अंक के 2 प्रश्न, एक एचसीएफ से, दूसरा एलसीएम से, और 2 अंक का एक प्रश्न भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालने को। ठीक, अगर मैं 2018 मुख्य परीक्षा की बात करूं तो एक प्रश्न यहां से पूछा गया था 2 अंक का, भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालिए। तो आप भिन्न संख्याओं के एलसीएम या एचसीएफ को बहुत अच्छी से तैयार करेंगे, क्योंकि ये 2017 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया। एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से आपको एक प्रश्न तो मिलेगा ही। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए अगला देखते हैं। वैदिक गणित, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बीजांक से उत्तर की जांच, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, विकुलम एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक, वैदिक गणित का जो चैप्टर है, यहां से आप अभी देखेंगे लगभग हर साल प्रश्न पूछे गए हैं, 2 अंक के या 4 अंक के। तो मान के चलिए 4 अंक का आपको एक प्रश्न तो यहां से मिलेगा ही, कंफर्म है ये। ठीक, अभी देखेंगे इसको। और वो प्रश्न जनरली मिलता कहां से है, तो वो प्रश्न आपको गुणा से मिलेगा, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, यहीं से जनरली प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक, या तो गुणा से मिल सकता है, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल से मिल सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए 2013 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था वैदिक गणित से। ये देखिए गुणा का और वर्ग का। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैदिक गणित से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गुणा, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल जनरली यहीं से पूछे जाते हैं। तो 2013 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। 2014 में 8 अंक का प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए यहां पे जोड़ना और घटाना दोनों शामिल हो गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2015 में 10 अंक का प्रश्न पूछा गया था। 289 को विकुलम संख्या में परिवर्तित कीजिए। विकुलम संख्या 13, जिसमें 3 के ऊपर बार लगा है, को सामान्य संख्या में परिवर्तित कीजिए। ये 10 अंक का प्रश्न पूछा गया था 2015 में। एक बात का ध्यान रखेंगे, अब 10 अंक, 8 अंक के प्रश्न वैदिक गणित से नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अधिकतम अंक कितने हैं गणित विषय में, 50। तो 10 अंक और 8 अंक के प्रश्न बनने की संभावना यहां पे नहीं के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2017 में अगर आप देखेंगे, 2016 में यहां पे घनमूल से प्रश्न पूछा गया, 2017 में यहां पे गुणा से प्रश्न पूछा गया, 2018 में पिछले वर्ष मुख्य परीक्षा में यहां पे 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था गुणा से। प्राप्त उत्तर की जांच बीजांक द्वारा करें। प्रश्न को अच्छी से पढ़ेंगे, गुणा करेंगे पहले ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि से, उसके बाद आप क्या करेंगे, बीजांक से उत्तर की जांच भी करेंगे। तो हर साल यहां से प्रश्न बने हैं, ऐसा कोई सा वर्ष नहीं है जहां पे वैदिक गणित से प्रश्न नहीं पूछा गया है। 4 अंक का प्रश्न मान के चलिए आपसे पूछा जाएगा। ये देखिए गुणा से अधिकतर बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो गुणा को अच्छी से पढ़ेंगे। सारी विधियां, ये देखिए निखिलम सूत्र द्वारा, ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि द्वारा, तो जितनी भी विधि हैं, ठीक, एक न्यूनेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण, जितनी भी विधियां हैं सारी आप रेडी कर लेंगे गुणा की।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय गणितज्ञ का। इसमें आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ना है, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, जितने के नाम यहां पे लिखे हुए हैं उनके बारे में ही पढ़ना है, बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको। देखिए यहां से भी हर साल प्रश्न पूछे गए हैं। 2012 में तो 40 अंक का प्रश्न पूछा गया था। 2012 मुख्य परीक्षा में 4 प्रश्न उसमें पूछे गए थे। ये देखिए आर्यभट्ट के बारे में। अगला देखेंगे आप तो पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता से कौन भारतीय गणित संबद्ध है। ठीक। तीसरा प्रश्न पूछा गया था इसी में, किस भारतीय गणितज्ञ की जयंती राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। मतलब अलग अलग गणितज्ञों के बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के गणित के क्षेत्र में योगदान के बारे में चर्चा करें। ठीक। 40 अंक का प्रश्न पूछा गया था। इतने बड़े प्रश्न के आने की संभावना यहां पे नहीं है। यहां पे अधिकतम अंक 10 अंक हैं। 2018 मुख्य परीक्षा में अभी देखेंगे जो कि पिछले वर्ष हुई थी, 10 अंक का प्रश्न यहां से बना था। आर्यभट्ट के बारे में लिखने बोला था 10 अंक के लिए। तो यहां से बड़े प्रश्न बन सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि यहां से बड़े प्रश्न नहीं बनते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहां पे 40 अंक का प्रश्न। आगे देखिए 20 अंक का प्रश्न 2013 में। तो यहां से बड़े प्रश्न ही बने हैं। 40 अंक का प्रश्न 2012 में, 2013 में 20 अंक का प्रश्न वराहमिहिर, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में लिखने को। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2015 में 10 अंक का प्रश्न आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के बारे में लिखने बोला था। ठीक। आप देख पा रहे हैं यहां से बड़े प्रश्न ही बने हैं। 2017 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था जिसमें जोड़ी मिलाइए। ठीक। इधर पे गणितज्ञों के नाम लिखे हुए थे और यहां पे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम लिखे हुए थे। आपको सही जोड़ी मिलाना था। यहां पे आप 4 में 4 अंक हासिल कर सकते थे। 2018 मुख्य परीक्षा की बात करूं अगर मैं, तो यहां पे गणित में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। 10 अंक का प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत लोगों के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि यहां से 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं यहां से 2 अंक का प्रश्न तो पूछा ही नहीं गया है। या तो 40 अंक के प्रश्न बने हैं, या तो 20 अंक के, या तो 4 अंक के। 2018 मुख्य परीक्षा में जहां पे अधिकतम अंक 10 अंक है प्रश्न के, 10 अंक का प्रश्न ही आर्यभट्ट के बारे में पूछ लिया गया। तो यहां से जितने भी गणितज्ञों के नाम लिखे हुए हैं सारे के बारे में आप अच्छी से तैयारी करिए। उनकी जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी रचनाएं हैं, उनको अच्छी से पढ़िए। आप 10 अंक के लिए तैयार करिए यहां से प्रश्न को। ठीक। 10 अंक के लिए अगर आप प्रश्न तैयार करते हैं तो अगर 4 अंक के लिए भी आया तो आप लिख सकते हैं, 8 अंक के लिए आया तो भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से प्रश्न की तैयारी आप करेंगे 10 अंक के लिए। अगला देखिए टॉपिक क्या है, गणितीय संक्रियाएं, मूल, संख्यात्मक कार्य, संख्या और उनके संबंध आदि, परिमाण, क्रम इत्यादि। ठीक। देखा जाए तो यहां पे जो चैप्टर शामिल होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, ये सारे चैप्टर यहां पे शामिल हो जाएंगे। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स जो आप एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में 4-5 चैप्टर, वो सारे यहां पे शामिल हो जाएंगे। ठीक। इसमें देखते हैं हर साल यहां से प्रश्न बने हैं 2 अंक के प्रश्न। ये देखिए संख्या पद्धति या दशमलव भिन्न का प्रश्न बोल सकते हैं आप इसको। ठीक। फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न होते हैं। ये देखिए दूसरा, संख्या पद्धति में आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ते हैं। मतलब देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो है ये प्री का टॉपिक है। जो प्री में आप एप्टीट्यूड का बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो आपका यहां पे शामिल होगा। मतलब प्री में पढ़ा हुआ पूरा काम आएगा। ये देखिए 2012 में ही, 2012 में 4 अंक का प्रश्न। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2012 में 8 अंक का प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसी में शामिल हो जाएगा आपका। आगे देखिए फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न 2013 में पूछा गया था। a + b का होल क्यूब, यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा,
ए प्लस बी का होल क्यूब वाला। ये देखिए 2014 में प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न। यहां पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 2016 में 2 अंक का। यहां पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि लिख दिया था यहां पे कि घनों की वास्तविक गणना किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको क्यूब क्यूब और क्यूब करके जोड़ घटा रहे हो। ठीक, यहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था, 2016 में पूछा गया था। यह भी 2016 में पूछा गया था, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उसके 11 गुना से 80 अधिक है। तो 2016 में 2 अंक का प्रश्न, ये भी 2 अंक का और ये भी 2 अंक का, तो 6 अंक के प्रश्न आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो प्री में पढ़ा हुआ बहुत कुछ काम आता है मेंस में। ये देखिए 2016 में अगला प्रश्न, 2017 में पूछा गया था ये प्रश्न, सारा कुछ ये प्री में पढ़ते हैं आप। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि प्री की तैयारी बहुत अच्छी से करिए, बहुत कुछ मेंस में काम आएगा। 2017 में पूछा गया था अगला प्रश्न, 1 और 361 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या चैप्टर में आप इसको सॉल्व करते हो। ये देखिए संख्या पद्धति का प्रश्न 8 अंक का पूछ लिया गया था। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या की इकाई और दहाई के अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2017 मुख्य परीक्षा में 8 अंक का पूछा गया था, जो कि आप प्री के लिए संख्या पद्धति के चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक, बात करते हैं 2018 में। तो 2018 में देखिए, ये 2017 मुख्य परीक्षा में पूछा गया था, गलती से 2018 लिख दिया गया है। ये देखिए 2017 में ही 8 अंक का, एक आदमी ने कुछ कमीजें तथा कुछ टाइयां खरीदी। कमीजों का मूल्य प्रत्येक का 350 रुपए है तथा टाइयों का मूल्य प्रत्येक का 150 रुपए है। यदि उसने ठीक ठीक रुपए 4050 खर्च किए और अधिकतम संभव संख्या में कमीजें खरीदता है, तो कमीजों और टाइयों की संख्याओं में क्या अनुपात है? 2017 में 8 अंक का। तो आप देख पा रहे हैं 2017 में ही 8 अंक के 2 प्रश्न पूछे गए यहां से। तो प्री में आप इसको बहुत अच्छी से तैयार करेंगे, जो भी आपका बेसिक चैप्टर है मैथ्स के। ठीक, देख सकते हैं ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपका टॉपिक है वो है आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों के विश्लेषण में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। डेटा इंटरप्रिटेशन में पहला हो जाएगा आपका पाई चार्ट, यहां से बहुत प्रश्न बने हैं। दूसरा हो जाएगा आपका बार ग्राफ, बार ग्राफ से प्रश्न कम बने हैं। तीसरा हो जाएगा लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ से भी एक प्रश्न पूछा गया था। चौथा हो जाएगा आपका टेबल, टेबुलेशन, टेबुलेशन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे बड़े अंकों के होंगे। मतलब वर्तमान में अगर सिलेबस देखूं तो यहां से 10 अंक या 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2018 मुख्य परीक्षा में यहां से 10 अंक का एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि टेबल पर आधारित प्रश्न था। देखेंगे उसको, चलिए देखते हैं। 2012 में 20 अंक का प्रश्न पूछा गया था पाई चार्ट से संबंधित। ठीक, एक पाई चार्ट दिया गया था, उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे 20 अंक के। तो आप देख पा रहे हैं 2012 में पाई चार्ट से पूछा गया। 2014 में 4 अंक का प्रश्न बना था, यह भी पाई चार्ट पर आधारित था। तो लगभग 80% प्रश्न जो यहां से बने हैं वो पाई चार्ट से बने हैं। 2014 में 4 अंक का पूछा गया था। 2015 में देखिए 4 अंक का पूछा गया था। ठीक, यही चार्ट पर आधारित प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, 2017 में 8 अंक का प्रश्न पूछा गया था, यह भी पाई चार्ट पर आधारित प्रश्न था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 2017 में 10 अंक का पूछा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि 2017 में यहां से जो प्रश्न बने थे वो एक पूछा गया था पाई चार्ट का 8 अंक का, और दूसरा पूछा गया था देखिए आलेख से संबंधित। अब कौन सा आलेख है देख लीजिए, लाइन ग्राफ है। ठीक, लाइन ग्राफ का एक प्रश्न ये पूछा गया था 10 अंक का।
तो आप देख पा रहे हैं आंकड़ों के विश्लेषण डीआई से भी प्रश्न बहुत बड़े बड़े अंकों के बनते हैं। यह 2017 में पूछा गया प्रश्न है, एक पाई चार्ट का और दूसरा है लाइन ग्राफ का। ये देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, तो आपने देखा कि आंकड़ों के विश्लेषण से बड़े प्रश्न बने हैं। तो इस वर्ष जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो 10 अंक का पूछा जाएगा। ठीक, या तो पाई चार्ट हो सकता है, या तो वो टेबल का हो सकता है, या तो लाइन ग्राफ, या तो बार ग्राफ। 2018 में देखेंगे, अभी 2018 मुख्य परीक्षा में यहां से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक पूछा गया था पाई चार्ट का जो कि था 4 अंक का, और दूसरा पूछा गया था यहां से वो था टेबल का जो कि 10 अंक का था, मतलब 14 अंक का प्रश्न। 50 में से 14 अंक का प्रश्न जो पूछा गया था वो था आपका किससे? आंकड़ों के विश्लेषण से। पाई चार्ट तो बिल्कुल अच्छी से तैयार करेंगे आप, क्योंकि पाई चार्ट से लगभग हर साल प्रश्न पूछे गए हैं। पाई चार्ट कैसे बनाना है ये भी सीखेंगे आप ध्यान दिए होंगे, दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो आपको पाई चार्ट बना के दे देगा वो, इस पे आधारित प्रश्नों को हल करना है, या आपसे पाई चार्ट बनाने को बोलेगा वो। तो देखते हैं 2018 मुख्य परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए 2018 में देखते हैं। ये देखिए 4 अंक का प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया पाई चार्ट से संबंधित पूछा गया था। पाई चार्ट आपको यहां पे दिया गया था, इस पे आधारित प्रश्न आपको पूछा गया था। 4 अंक का प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो टेबल से पूछा गया था, 10 अंक का प्रश्न था ये। आप देख सकते हैं ये आपको टेबल दिया गया था, इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, प्रश्न की संख्या कितनी थी? तो देखिए प्रश्न की संख्या 4 थी। टेबल पे आधारित आपको 4 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न जो था वो 2.5 अंक का था। इसके एक ऑप्शन में कौन सा दिया था? आर्यभट्ट का गणित में योगदान लिखिए, ये इसके ऑप्शन में दिया गया था। ठीक, या तो आप डीआई का टेबल वाला प्रश्न कर सकते हैं, या तो आर्यभट्ट का कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो आपने देखा आंकड़ों के विश्लेषण से अच्छे बड़े प्रश्न बने हैं। ठीक, ये भी देखा जाए तो आप प्री में तैयार करते ही हैं, क्योंकि प्री में भी इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। अगला देखिए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये मेंस का मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, प्री में आप इसे नहीं पढ़ते हैं। यहां से बड़े प्रश्न भी बने हैं और छोटे प्रश्न भी बने हैं। ठीक, देखते हैं। देखिए 2012 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था। एक बात का ध्यान रखेंगे, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य को सिलेबस से हटा दिया गया है। केवल समांतर माध्य आपको पढ़ना है, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। हरात्मक माध्य, ठीक, और आपको गुणोत्तर माध्य ये नहीं पढ़ना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत डाउट आता है यहाँ पे बच्चों का कि हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य सिलेबस में है क्या? नहीं है, यहां से प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक, 2012 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था। देखिए माध्य निकालने को बोला था, वर्ग अंतराल में आपको आंकड़े दिए गए हैं और बारंबारता आपको दी गई है, आपको यहां पे माध्य निकालना था। यहां से प्रश्न बनेंगे ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2013 में देखिए 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था, वो भी समांतर माध्य पे आधारित था। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? 2013 में ही देखिए 40 अंक का प्रश्न। ठीक, समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक तीनों निकालने बोला था 2013 मुख्य परीक्षा में। 40 अंक का प्रश्न यहां से बना था। यह आपको टेबल दिया था, बारंबारता सारणी दी थी, जिसमें वर्ग अंतराल आपको दिए गए हैं और बारंबारता आपको दी गई है। आपको ये तीनों फाइंड करने हैं। 40 अंक का प्रश्न था। तो 2018 मुख्य परीक्षा से जहां पे सिलेबस जो है वो 50 अंकों का हो गया है, तो यहां से जो प्रश्न बनेंगे ये 8 अंक, 10 अंक, 2 अंक या 4 अंक किसी के भी बन सकते हैं। छोटे प्रश्न भी बनते हैं यहां पे और बड़े प्रश्न भी बनते हैं। तो आपको 2 अंक के लिए भी तैयार करना है। 2 अंक के प्रश्न कैसे होंगे? निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और आंकड़े कैसे होंगे?
अवर्गीकृत और बारंबारता आपको नहीं दिया गया होगा। मतलब सीधे सीधे आप क्या निकाल सकते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये 2 अंक और 4 अंक में पूछ सकता है। 8 और 10 में ऐसे प्रश्न बनेंगे फिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2014 में 2 अंक का पूछा गया प्रश्न, -10 तथा 14 के बीच 3 समांतर माध्य लिखें। ये 2014 में पूछा गया था, 2 अंक का प्रश्न। छोटे प्रश्न ऐसे बनेंगे। अगला देखिए, दिए गए डेटा के आधार पर माध्यिका ज्ञात कीजिए। 2015 में पूछा गया था, यह भी 2 अंक का प्रश्न। सीधे आपको क्या करना है, आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है और उसकी माध्यिका आपको निकाल देनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2016 में देखिए, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का ये भी पूछा गया था, कितने अंक का, 2 अंक का। तो यहां से छोटे प्रश्न भी बनते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए 2016 में 10 अंक का प्रश्न पूछा गया था, माध्यिका पर आधारित था। माध्यिका आपको दे दिया है, बारंबारताओं का योग आपको दे दिया है। तो ये अज्ञात बारंबारता मतलब F1 और F2 की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ये बड़े प्रश्न बनेंगे। जहां पे वर्ग अंतराल वाला केस आया मतलब प्रश्न बनेगा बड़ा, 8 अंक का या 10 अंक का वर्तमान की स्थिति में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 2017 में 4 अंक का पूछा गया था, अच्छा प्रश्न था ये। माध्यिका आपको दे दी गई थी 19, तो x का मान आपसे पूछा था। ऑलरेडी आंकड़े जो है वो आरोही क्रम में जमा दिए गए थे। ठीक, 4 अंक का प्रश्न था ये। 2017 में ही 40 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, इसमें माध्य निकालने बोला था, माध्यिका, माध्य से माध्य विचलन और माध्यिका से माध्य विचलन। ये आप देखेंगे तो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ना तो सीजी बोर्ड में मिलेगा ना तो सीबीएसई बोर्ड की बुक में आपको मिलेगा। माध्य से माध्य विचलन और माध्यिका से माध्य विचलन ये आप पढ़ते हैं, माध्य और माध्यिका, लेकिन ये आप टॉपिक में नहीं पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा नया पूछा गया था, इससे संबंधित वीडियो भी क्लास में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2018 मुख्य परीक्षा में यहां से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक, माध्यिका निकालने बोला था। तो लगभग हर साल यहां से प्रश्न बने हैं। किसी वर्ष छोटा प्रश्न बना है, किसी वर्ष बड़ा प्रश्न बना है, लेकिन प्रश्न यहां से हर साल बने हैं। ठीक, तो 2000 मुख्य परीक्षा में 2 अंक, 4 अंक, 8 अंक और 10 अंक सभी के लिए आप तैयार करेंगे यहां से प्रश्न को। आप देख पा रहे हैं छोटे प्रश्न कैसे बनते हैं और बड़े प्रश्न कैसे बनते हैं यहां से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है यह है प्रायिकता। प्रायिकता के जोड़ एवं गुणा प्रमेय पर आधारित प्रश्न। यहां से जो प्रश्न बनेंगे या तो 2 अंक का होगा या तो 4 अंक का होगा। इससे बड़े अंक के प्रश्न यहां से अब नहीं पूछे जाएंगे। पहले पूछे गए होंगे एक आध बार, लेकिन अब नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, एक प्रश्न यहां से जनरली पूछा जाता है, लगभग हर साल आप देखेंगे एक प्रश्न यहां से बना है। 2012 में देखिए 2 प्रश्न। ठीक, ये भी प्रायिकता का प्रश्न है और ये भी प्रायिकता का प्रश्न है। दोनों प्रश्न 2012 में 2-2 अंक के पूछे गए थे। आगे देखिए 2013 में एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी 2 अंक का प्रश्न था। तो आप देख पा रहे हैं लगभग हर साल 2 अंक या 4 अंक के प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं। 2013 में देखिए तो 2012 में 2 अंक के 2 प्रश्न और 2013 में भी 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 2014 में एक प्रश्न पूछा गया था, यह भी कितने अंक का था, 2 अंक का। ठीक, प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। 2016 में देखिए 4 अंक का प्रश्न यहां से पूछा गया था। अच्छा प्रश्न था। ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक बिंदु P को यादृच्छिक वर्ग के अंदर दर्शाया गया है, तो बिंदु P द्वारा AB पर न्यून कोण बनाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, 4 अंक का प्रश्न था। 2016 में एक और प्रश्न पूछा गया था 4 अंक का। तो 2016 में 4-4 अंक के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2018 में देखिए 2018 में एक 2 अंक का प्रश्न पूछा गया था। ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक निकाले जाते हैं, दोनों के लाल रंग के या दोनों के बेगम होने की प्रायिकता। तो आप देख पा रहे हैं लगभग हर साल यहां से प्रश्न बने हैं।
तो 2 अंक या 4 अंक का एक प्रश्न यहां से आने की पूरी संभावना है इस वर्ष भी। ठीक, चलिए अगला जो आपका टॉपिक है वो आ जाएगा व्यवहारिक गणित। इसमें लाभ हानि प्रतिशत पहला जो टॉपिक है। व्यवहारिक गणित और रीजनिंग बचा है। अब व्यवहारिक गणित की अगर मैं बात करूं तो व्यवहारिक गणित में आपका पूरा का पूरा प्री के टॉपिक आ जाएंगे। लाभ हानि, प्रतिशत, समय कार्य, समय दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा, ब्याज, ये सारे जो टॉपिक हैं ये आप प्री में तैयार करते हैं, पूरे वही टॉपिक आ जाएंगे। रीजनिंग के भी टॉपिक जो भी आप प्री में तैयार करते हैं पूरे के पूरे यहां पे शामिल हो जाएंगे। तो यहां पे बात करता हूं मैं लाभ हानि और प्रतिशत की। तो लाभ हानि और प्रतिशत से देखिए लगभग हर बार क्वेश्चन बनते हैं। आप देख पा रहे हैं ये आपका लाभ हानि का प्रश्न 2012 में पूछा गया था 2 अंक का, प्रतिशत का प्रश्न 2012 में 4 अंक का। ठीक, तो अब के जो सिलेबस में अगर आप देखेंगे या पैटर्न में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं पूछेगा, लेकिन एक प्रश्न आपको मिलेगा ही लाभ हानि और प्रतिशत से। ठीक, पहले 200 अंक का होता था तो आपको प्रश्न ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये देखिए 2013 में 2 प्रश्न पूछा गया था। ठीक, 200 अंक का पेपर होता था, एक भाग जो था पूरा का पूरा व्यवहारिक गणित का था, तो यहां से प्रश्न बनेंगे ही ज्यादा। 2014 में देख लीजिए 2 प्रश्न वापस से पूछे गए थे, 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखेंगे व्यवहारिक गणित के जो लाभ हानि और प्रतिशत वाले टॉपिक से 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2014 में एक और प्रश्न पूछा गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 2015 में पूछा गया था एक और 2 अंक का प्रश्न। तो प्रतिशत और लाभ हानि के प्रश्न देखिए पूछे जाएंगे। लगभग हर साल आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही 2 अंक का। प्री में जितनी तैयारी आप किए हैं प्रतिशत और लाभ हानि की उतनी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आप प्री में ज्यादा प्रश्न करते हैं तो आसान प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, किसी संख्या का 2 सही 1/3 प्रतिशत 42 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। 2015 में 8 अंक का प्रश्न पूछा गया था, आसान प्रश्न ही था। एक कार व्यापारी एक कार को 67,680 रुपए में बेचने पर 6% हानि अर्जित करता है तो उसे 6% लाभ अर्जित करने के लिए कार को कितने में बेचना चाहिए था। बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को आप प्री में 1-2 लाइन में ही सॉल्व कर लेते हैं। प्री में आप ऐसे वैरायटी के प्रश्न पढ़ते हैं, मेंस में इसको 8 अंक का पूछा गया है। तो व्यवहारिक गणित में जितने भी टॉपिक हैं आप जो प्री में तैयारी किए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है मेंस के दृष्टिकोण से। इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इसमें आप नहीं खर्च करेंगे। ये देखिए एक संख्या अपने 15% से 17 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2016 में पूछा गया था। ठीक, 2016 में 20 अंक का एक प्रश्न यहां से पूछा गया था। अब चांसेस बहुत कम है। इस प्रश्न में अनुपात, मिश्रण और प्रतिशत को मिला दिया गया था। ठीक, अच्छा प्रश्न है, आसान है। प्री में आप ऐसा प्रश्न भी किए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 2016 में ही 20 अंक का एक और प्रश्न पूछा गया था। यदि 10 किताबों का क्रय मूल्य 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्री में आप ऐसे क्वेश्चन हर साल करते हैं, 2 अंक के लिए करते हैं। मेंस में इसको 20 अंक के लिए पूछा गया था। तो 2016 में 20 अंक और ये 20 अंक 40 अंक के ये 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें एक ये शामिल था और दूसरा आपका ये शामिल था। अब ऐसे प्रश्न आने की संभावना नहीं है बड़े अंकों में, यही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 2 अंक या 4 अंक में। ठीक, अगला देखिए 2018 में। ये देखिए पैटर्न चेंज होने के बाद कितना आसान प्रश्न पूछा था। भावेश ने एक घड़ी 1150 रुपए में खरीदी और 5% मुनाफे के साथ उसे बेच दी। उसने घड़ी किस मूल्य पर बेची? कितना आसान प्रश्न है। तो 2018 मुख्य परीक्षा से पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं 2 अंक का केवल एक प्रश्न ही यहां से पूछा गया। तो बहुत ज्यादा मेहनत आपको प्रतिशत और लाभ हानि में नहीं करनी है। यहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा 2 अंक का। प्री में जितनी भी तैयारी किए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ब्याज का, इंटरेस्ट का। देखिए
इंटरेस्ट ब्याज में जैसा कि मैंने आपको बताया था बैंकिंग वाले चैप्टर के टाइम पे कि 8 अंक का यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये देखिए, एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक परिकलन करने पर 2 वर्षों पश्चात 880 रुपए तथा 3 वर्षों पश्चात 968 रुपए हो जाता है। वार्षिक दर तथा राशि ज्ञात कीजिए। 8 अंक का प्रश्न था। आप प्री में ऐसे प्रश्न को पढ़ते हैं। अगर आप प्री में तैयार किए होंगे इंटरेस्ट वाला चैप्टर तो ऐसे प्रश्न को आप पढ़ते हैं। ये क्या दिया है आपका? मिश्र धन 2 वर्षों का, ये मिश्र धन 3 वर्षों का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2013 में देखिए 8 अंक का प्रश्न। ठीक, 8 अंक का प्रश्न, ये भी किससे? चक्रवृद्धि ब्याज से। इसीलिए बैंकिंग वाले चैप्टर से प्रश्न नहीं बनते क्योंकि वो ब्याज वाले चैप्टर से प्रश्न पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। 2014 में देखिए 8 अंक का प्रश्न। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित है ये। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, दर दिया गया है, समय दिया गया है, वह धन मतलब पी आपसे पूछ रहा होगा। ये भी प्री में आप तैयार करते हैं। अगला देखिए 2016 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज से। तो हर साल 12, 13, 14, 15, 16 हर साल प्रश्न यहां से बने हैं। 2017 में देखिए 8 अंक का प्रश्न पूछा गया था। अगला टॉपिक है औसत। 2018 से अगर बात करें, 2018 में अगर बात करें तो ब्याज से प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगला टॉपिक है औसत। औसत भी आप प्री में जितना पढ़े हैं वो आपका सफिशिएंट है, उससे ज्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगी क्योंकि औसत से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी बहुत आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं। 2012 में प्रश्न पूछा गया था 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत दिया है, अंतिम 12 का औसत दिया है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। सारा कुछ आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में पढ़ते हैं। 2 अंक का प्रश्न होगा ये। आगे देखिए 2012 में एक और प्रश्न पूछा था 2 अंक का। 10 संख्याओं का औसत 12 है, यदि इनमें से एक संख्या 3 को निकाल लिया जाए तो बाकी संख्याओं का औसत। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में व्यवहारिक गणित से। ठीक, अगला क्वेश्चन ये भी औसत से पूछा गया है, देख सकते हैं। इतिहास की परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 हैं। यदि 10% विद्यार्थियों के औसत अंक 95 तथा 20% विद्यार्थियों के औसत अंक 90 हों तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, 2017 में यहां से पूछा गया था प्रश्न, ये भी 2 अंक का प्रश्न था। 2 अंक का प्रश्न था ये भी। ठीक, औसत से देख सकते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु को शामिल करने पर औसत 15 वर्ष हो जाता है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका समय, गति, दूरी, नदी, नाव। समय कार्य यहां पे शामिल हो जाएगा। ठीक, समय और दूरी यहां पे शामिल हो जाएगा, नाव धारा शामिल हो जाएगा, रेलगाड़ी भी यहां पे शामिल हो जाएगा। यहां से भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये 2 अंक के प्रश्न होंगे। लगभग हर साल आप देखने को मिलेगा आपको कि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। 2012 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया है। ठीक, ये भी चैप्टर आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। 2013 में यहां से प्रश्न पूछा गया, ये देखिए रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। ये समय कार्य से संबंधित प्रश्न 2013 में पूछा गया था, ये भी 2 अंक का। तो यहां से जो प्रश्न बनेंगे ये 2 अंक के प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में जो तैयारी करते हैं सफिशिएंट है, उससे अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। 2013 में यहां से 4 अंक का एक और प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। 2013 में एक 10 अंक का प्रश्न पूछा गया था। ठीक, इतने बड़े प्रश्न अब यहां से नहीं पूछे जाएंगे। संतोष अपनी यात्रा का प्रारंभिक भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कुल 320 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। उसके यात्रा का प्रारंभिक भाग कितने देर में समाप्त हुआ? ठीक, बन जाएगा यह प्रश्न। 2014 में यहां पे 4 अंक से प्रश्न पूछा गया था। समय और कार्य का प्रश्न है ये। तो समय और कार्य से भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप। 2015 में भी समय और कार्य से एक प्रश्न पूछा गया था।
2 अंक का प्रश्न था ये। 2016 में देखिए रेलगाड़ी से प्रश्न पूछा गया था। एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बताइए। बता सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में। समय और कार्य से पूछा गया था 2016 में, 4 अंक का प्रश्न। देख सकते हैं प्रश्न को, इन प्रश्नों को आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। यह 8 अंक का प्रश्न 2016 में नाव और धारा से पूछा गया था। अच्छा प्रश्न था ये, ठीक, नाव और धारा से पूछा गया था। ये देखिए 2017 में रेलगाड़ी से प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न, 2-2 अंक के प्रश्न थे ये, दोनों आप देख सकते हैं। 2017 में ही 4 अंक का एक प्रश्न पूछा गया था, ये आपका पाइप और टंकी से। ध्यान रखेंगे, समय और कार्य, पाइप और टंकी दोनों मिलते जुलते चैप्टर हैं, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। 2017 में ही 4 अंक का एक प्रश्न पूछा गया था नाव और धारा से। पहले 200 अंक का पेपर होता था तो यहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती थी, अब आपको एक प्रश्न केवल देखने को मिलेगा। 2017 में ही 10 अंक का एक प्रश्न पूछा गया। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, सी और ए उस काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए बी सी में से प्रत्येक अकेले उस काम को कितने कितने दिनों में पूरा करेगा। 10 अंक का प्रश्न है और यह प्रश्न आप प्री में करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए करते हैं। तो व्यवहारिक गणित के जितने भी चैप्टर हैं आपके, चाहे वो प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, औसत हो, समय कार्य, समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा और ब्याज, ये सारे चैप्टर आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार करिए, वही काम आएगा आपका मुख्य परीक्षा में। अलग से पढ़ने की यहां पे आपको आवश्यकता नहीं है। आसान प्रश्न ही आएंगे, जो भी आप प्रारंभिक परीक्षा में तैयारी किए हैं उससे आसान प्रश्न आएंगे, उससे कठिन प्रश्न आने के चांसेस नहीं है। अभी तक जितना भी आपने विश्लेषण देखा है, यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि प्रश्नों का लेवल बहुत नीचा है मुख्य परीक्षा में व्यवहारिक गणित से। अब आएगा रीजनिंग का प्रश्न, ठीक। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। चलिए रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए सादृश्यता से लेकर सामान्य मानसिक योग्यता तक पूरा ये रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग के सिलेबस में अगर बात करूं तो आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो भी चैप्टर तैयार करते हैं उसी को पढ़ना है, जैसे घड़ी, कैलेंडर, दिशा ज्ञान, सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला, रैंकिंग, रक्त संबंध, बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण, पासा, कथन कारण, कथन निष्कर्ष, जितने भी चैप्टर आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार किए सारे आपको पढ़ने हैं मुख्य परीक्षा में। ये देखिए सादृश्यता, विषम शब्द, लुप्त पद, सारे चैप्टर यहां पे शामिल हो जाएंगे, ठीक है। 2017 मुख्य परीक्षा तक यहां से हर साल प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि रीजनिंग का एक अलग से भाग होता था। लेकिन 2018 मुख्य परीक्षा में रीजनिंग का एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो देखते हैं 2017 मुख्य परीक्षा तक कहां कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर मैं लुप्त पद की बात करूं तो लुप्त पद से देखिए 2015 मुख्य परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। यह प्रश्न 2 अंक का था, ठीक। लुप्त पद में अलग अलग वैरायटी के प्रश्न बनते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, 2015 में एक और प्रश्न पूछा गया था लुप्त पद का। चलिए आगे देखते हैं, 2012 में लुप्त पद का एक और प्रश्न पूछा गया है। लुप्त पद के प्रश्न लगभग हर साल पूछे गए थे 2017 मुख्य परीक्षा तक। जो भी आप प्रारंभिक परीक्षा में तरीके पढ़े हैं वो तरीका ही सफिशिएंट है। 2014 में 8 अंक का प्रश्न पूछा गया था, ठीक। आगे आते हैं, ये देखिए 2013 में एक और प्रश्न पूछा गया था 8 अंक का, ये भी था आपका लुप्त पद का प्रश्न। इसमें आपके सामने ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न, 4 प्रश्न आपको दिए गए थे। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो आपका विषम शब्द। मतलब आपके सामने 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प आपको छांटना है जो कि तीनों से अलग होगा। जैसे ये देखिए, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? शाखा, पत्ते, जड़, पानी, कौन सा इन चारों में अलग है? उसको बोलते हैं विषम शब्द का चयन करना।
2015 में पूछा गया था, 2 अंक का प्रश्न होगा ये देखिए 2015 में एक और प्रश्न पूछा गया था, शब्दों के निम्नलिखित जोड़े में से विषम जोड़े को प्राप्त करें। गंगा यमुना, जयपुर चंडीगढ़, एवरेस्ट पर्वत, हाथ सर, इसमें से कौन सा जोड़ा अन्य 3 से अलग है? ठीक। 2012 में पूछा गया था, वह शब्द खोजिए जो दूसरे से संबंधित नहीं है, साथ में कारण भी आपको बताना है। इंच, किलोग्राम, सेंटीमीटर, गज, कौन सा चारों में अलग है? चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वह आपका कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा से प्रश्न लगभग हर साल पूछे गए हैं। ये देखिए, यदि शब्द प्रमोशन किसी सांकेतिक संकेत में QSP89 द्वारा लिखा गया है, इसी सांकेतिक संदेश में शब्द डिमोशन को कैसे लिखा जाएगा? 2014 मुख्य परीक्षा में पूछा गया था, 2 अंक का प्रश्न होगा ये। आगे बढ़ते हैं। 2015 का प्रश्न है 2 अंक का, शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों का वर्णानुक्रम में लगाने पर कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में वे शब्द में है? ये देखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है, तो आप अंग्रेजी वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग को साथ में रख के ही पढ़ेंगे। ठीक, प्रश्न यहां से लगभग हमेशा पूछे ही जाते हैं। 2016 में देखिए, 2014 में देखिए, बॉय को CPZ के रूप में लिखा जाता है, तो इस आधार पर गर्ल को किस संकेत में लिखा जाएगा? गॉड को सांकेतिक रूप में 26 लिखा जाता है, तब डेविल को किस नंबर कोड में लिखा जाएगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग से लगभग हर साल प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए, यदि बादल को बरसात कहते हैं, बरसात को सफेद कहते हैं, सफेद को समुद्र कहते हैं, समुद्र को बर्फ कहते हैं, तो जहाज कहां चलता है? यह भी आपका सांकेतिक भाषा से ही प्रश्न पूछा गया है। 2018 मुख्य परीक्षा में पैटर्न जब चेंज हुआ उसके बाद प्रश्न नहीं पूछे गए। अगला देखिए, 2012 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था। एडवेंचर को कुछ लिखा गया है, तो ग्लैमर को क्या लिखा जाएगा? यहां से बहुत बारी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, अगला जो आपका टॉपिक है यह है गणितीय संक्रियाएं। इसमें देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, गणितीय संक्रियाएं में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। गणितीय संक्रियाएं में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बोर्ड मास पर आधारित होंगे। प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? इन चारों को चेक करना है। आप पहले क्या करेंगे, चिन्हों को चेंज करेंगे, फिर आप वी बोर्ड मास रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक, आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। 2013 में प्रश्न पूछा गया था। 2012 में प्रश्न यहां से देखिए पूछा गया था, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ माइनस हो तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, ये प्रश्न यहां पे डाल दिया गया है। देखा जाए तो ये जो प्रश्न है ये संख्या पद्धति मैथ्स का प्रश्न है, एप्टीट्यूड का। 2 अंक का पूछा गया था 2017 मुख्य परीक्षा में। ठीक, तो गणितीय संक्रियाएं से प्रश्न देखिए हर बार पूछे गए हैं। ये देखिए, x का अर्थ गुणा, y का अर्थ भाग, z का अर्थ प्लस तथा w का अर्थ माइनस है, तो 1025y 25z 13x 3w 20 का मान ज्ञात कीजिए। 2016 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था। ठीक, गणितीय संक्रियाओं में आप ऐसे प्रश्न को चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज ये लॉजिकल प्रश्न है कि 5 इंटू 9 अगर 144 है, 7 इंटू 8 151 है, 4 इंटू 6 102 है, तो 2 इंटू 5 का मान ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार 5 इंटू 9, 7 इंटू 8, 4 इंटू 6 को लिखा गया, उसी प्रकार 2 इंटू 5 का मान क्या होगा। ठीक, रैंकिंग के प्रश्न भी पूछे गए हैं। देखिए, रीजनिंग में हो क्या रहा है, रीजनिंग में हर साल प्रश्न नहीं पूछे गए हैं किसी भी टॉपिक से। जैसे रैंकिंग में 13 से प्रश्न पूछा, 14 में प्रश्न पूछा, ठीक, तो 2 साल नहीं पूछ रहा है, 2 साल किसी और टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया। रेगुलर प्रश्न नहीं पूछे गए हैं कि रैंकिंग से 12, 13, 14, 15, 16, 17 में प्रश्न पूछ दिया है, ऐसा नहीं हुआ है। देख सकते हैं रैंकिंग से अगर आप देखेंगे 2014 में प्रश्न पूछा गया था, 2014 के बाद 2017 में प्रश्न पूछा गया। ये 2 प्रश्न रैंकिंग में पूछे गए हैं, एक 2014 में, दूसरा 2017 में पूछा गया है। तो लगभग हर चैप्टर से प्रश्न आ चुके हैं, रेगुलर प्रश्न किसी भी चैप्टर से नहीं आए हैं।
कभी कैलेंडर का प्रश्न आया है, कभी घड़ी का आया है, कभी रैंकिंग का आया है, लुप्त पद हो गया, गणितीय संक्रिया हो गया। ये 2-3 चैप्टर ऐसे जहां से रेगुलर प्रश्न पूछे गए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला या फिर आप बोल दो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये प्रश्न पूछे गए हैं रेगुलर। ठीक, देख सकते हैं आगे रक्त संबंध, यहां से बड़े प्रश्न बनने के चांसेस पूरे होते हैं। तो रैंकिंग से रक्त संबंध से 10 अंक का प्रश्न भी बन सकता है। रक्त संबंध के साथ में पहेली को मिक्स करके वो 10 अंक का प्रश्न भी दे सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहले छोटे क्वेश्चन को देखिए, 2013 में 2 अंक का प्रश्न पूछा गया था। 2013 में ही अगला प्रश्न 2 अंक का पूछा गया था। तो छोटे प्रश्न कुछ इस प्रकार के पूछे जाएंगे कि एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू वी की पत्नी है, तो वी का वाई से संबंध ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंक के। ठीक, श्रेणी से बहुत कम प्रश्न बने हैं। श्रेणी मतलब आपको अगला पद बताना है, किस प्रकार के प्रश्न होंगे देख लीजिए। 14, 28, 20, 40, 32, 64, अगला जो पद है वो क्या होगा, 2 अंक के प्रश्न है। तो प्रारंभिक परीक्षा में आप जितनी तैयारी करते हैं उतनी तैयारी रखिए। जैसे घड़ी चैप्टर की बात करूं तो घड़ी से केवल 1 प्रश्न पूछा गया था आज तक। 7:15 अगर हो रहे हैं तो दर्पण में कितना 100 होगा, दर्पण में जो घड़ी बनेगी उसमें कितना बचेगा। 1 प्रश्न केवल पूछा गया है 2016 मुख्य परीक्षा में 2 अंक का। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला, ये देखिए कुछ प्रश्न छूट गए थे कोडिंग डिकोडिंग के टाइम पे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन देखिए 2016 में 2 अंक का प्रश्न पूछा गया। 2016 में ही 2 अंक का प्रश्न पूछा गया। 2015 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था। इसको रीअरेंज करके बताना है कौन सा शब्द बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से और अंग्रेजी वर्णमाला से बहुत प्रश्न बने हैं, लुप्त पद से बहुत प्रश्न बने हैं। ठीक, आकृतियों की गणना से 1 प्रश्न पूछा गया था 2017 मुख्य परीक्षा में। इसमें वर्ग बताने थे कितने होंगे, यह आकृतियों की गिनती से बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं जो मेन चैप्टर पढ़ने लायक हैं, जहां से प्रश्न बने हैं, वो है अंग्रेजी वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, अगला हो जाएगा आपका लुप्त पद, अगला हो जाएगा आपका गणितीय संक्रिया, अगला हो जाएगा आपका रक्त संबंध, अगला हो जाएगा आपका पहेली। यहां से बड़े प्रश्न बनते हैं, यहां से छोटे प्रश्न बनते हैं। बाकी एक आध क्वेश्चन कभी रैंकिंग का आ गया, कभी घड़ी का, कभी कैलेंडर का, ऐसा चलते रहता है। जैसे कैलेंडर चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो कैलेंडर चैप्टर का 2013 में 4 अंक का एक प्रश्न पूछा गया था। तो पढ़ना आपको सारे टॉपिक हैं और प्रारंभिक परीक्षा में आप सभी टॉपिक की तैयारी बहुत अच्छी से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली परीक्षण से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पजल से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बड़े प्रश्न होंगे। देख सकते हैं 2013 में यहां पे 4 अंक का एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक, सूचनाओं को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कुछ सूचनाएं आपके सामने लिखी गई थी, ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये पजल और रक्त संबंध को मिलाकर प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो 2018 मुख्य परीक्षा से जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, अगर रीजनिंग का 10 अंक का प्रश्न आया, क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न ये 10 अंक के एक प्रश्न को यहां पे दे सकता है। ऊपर में क्या किया, वो मैथ्स वाले सेक्शन से एप्टीट्यूड वाले सेक्शन से दे दिया और नीचे में क्या किया, वो रीजनिंग वाले सेक्शन से दे देगा। ऐसा कर सकता है, जो कि 2017 मुख्य परीक्षा तक करते आया है। तो उस केस में यहां पे जो क्वेश्चन बनेगा रीजनिंग का, वो पजल और ब्लड रिलेशन से मिला जुलाकर बनेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। देख सकते हैं, ठीक, ये प्रश्न लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 2014 में 20 अंक का पूछा गया था। यह भी आपका पजल और ब्लड रिलेशन से मिला जुला प्रश्न है। तो बड़े प्रश्न यहां से बनते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2016 में देखिए 20 अंक का प्रश्न पूछा गया था। ये 6 शहर थे, आपको बताना था कौन से 2 ऐतिहासिक हैं, कौन से 2 औद्योगिक और कौन से 2 पहाड़ी हैं। यह आपका पजल से पहली परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ये 2016 में 20 अंक का प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट से
देखते हैं कहां कहां प्रश्न पूछे गए हैं। 2012 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं लगभग सारे चैप्टर आपके इंक्लूड हो गए हैं। कभी किसी वर्ष पूछा गया दिशा ज्ञान को, कभी किसी वर्ष पूछा गया घड़ी को, कभी किसी वर्ष पूछा गया कैलेंडर को। ठीक, रेगुलर नहीं पूछे जा रहे हैं। 2012 में प्रश्न पूछा गया था बस दिशा ज्ञान का, और कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अगला है आपका पासा, तो पासा से एक प्रश्न पूछा गया था 2017 में 4 अंक का, आप देख सकते हैं। ठीक, एक घन के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे हैं, लाल फलक काले के सम्मुख है, हरा फलक लाल और काले फलकों के मध्य में है, नीला फलक श्वेत के संलग्न है, भूरा फलक नीले के संलग्न में है, लाल फलक सबसे नीचे है, भूरे फलक के सम्मुख किस रंग का फलक है। या आपका घन या फिर पासा से संबंधित बोल सकते हैं। पासा से 2016 में एक और प्रश्न पूछा गया था, यहां पे नहीं लिखा गया है, आपको पासे की 2 स्थिति दी गई थी, अपोजिट पूछा था। बहुत आसान सा प्रश्न था, यह 8 अंक का प्रश्न 2016 मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। ठीक, यहां पे शामिल नहीं है, वो देख लीजिएगा। अगला है वेन आरेख। वेन आरेख से प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए 8 अंक का 2015 में पूछा गया था। ठीक, इसमें आपको ये प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये उसका इंग्लिश में लिखा हुआ है। 2012 में 8 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। ये आपका वेन डायग्राम को आपको अध्ययन करना था और प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। ये कुछ प्रश्न उससे संबंधित पूछे गए हैं। 2013 में 20 अंक का प्रश्न यहां से पूछा गया था। यह वेन डायग्राम का अध्ययन आपको करना था और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। 2017 मुख्य परीक्षा में भी एक प्रश्न यहां पे 10 अंक का पूछा गया था। 2017 मुख्य परीक्षा में 10 अंक का एक प्रश्न और पूछा गया था वेन डायग्राम से, जो यहां पे शामिल नहीं है, वो आप देख सकते हैं। ठीक, अगला है आपका घन और घनाभ। ये भी आप प्री में पढ़ते हैं, किसी घन को पेंट करके काट दिया जाता है या किसी घनाभ को पेंट करके काट दिया जाता है। तो देखिए 2012 में 20 अंक का प्रश्न यहां से पूछा था। ठीक, तो ये हो गया आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग का संभावित प्रश्न आप नहीं निकाल सकते हैं कि संभावित प्रश्न यहीं से आएंगे। अगर बड़ा प्रश्न आया तो पजल और रक्त संबंध से आएगा। छोटे प्रश्नों का कोई भी आपका स्रोत नहीं है कि आप यहीं से पढ़िए। आपको सारे चैप्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखें किसी वर्ष कोई सा चैप्टर दिया है, किसी दूसरे वर्ष कोई अलग चैप्टर दिया है। तो आप सारे चैप्टर को तैयार करिए। प्री के परीक्षा के लिए आप जितना भी तैयार करते हैं वो सफिशिएंट है। आपको मेंस में अलग से रीजनिंग और व्यवहारिक गणित नहीं पढ़ना है। ठीक, 50 में आप यहां पे 45 प्लस आसानी से ला सकते हैं। तो ये था आपका 2012 से 2018 के पेपर का विश्लेषण। ठीक, 2019 हेतु आप संभावित टॉपिक यहां से देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न तैयार किए जाएं, कौन कौन से टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक कवर करें, क्योंकि निश्चित नहीं होता किसी टॉपिक से प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।